08 2021. Now today we will do some problems from the book of Galileo. So if you have anything to ask, then you may ask. Otherwise, we will start. So, problem. Show that in a ring, first, cancellation law for multiplication need not hold. इसका मतलब किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है ये समझो. दैट इज, अगर हम ये लिख रहे हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू c. इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, होल्ड नहीं कर रहा. इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं राइट कैंसिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे हैं b डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a, it does not imply that b is equal to c. So can you give me an example for it? साथ में एक और चीज है, show that in a ring a square is equal to 0 does not imply a is equal to 0. ठीक है, किसी रिंग में जहां पे a क्या है, रिंग का एलिमेंट है, और ऊपर ए बी सी रिंग के एलिमेंट्स. ठीक है, तो कैन यू गिव मी एग्जांपल फॉर इट? क्या कोई ऐसी रिंग जानते हैं आप लोग जहां पर ये चीजें होल्ड नहीं करती हो? यस सर. बताओ, एग्जांपल बताओ. Z4 सर. Z4 ले लीजिए. ठीक है, Z4 में क्या होगा? 2 सर. 2 into 2 0 होगा. That is 2 square. Yes, 2 square is 4 bar and 4 bar is 0 bar. So 2 into 2 is, यानी 2 square is 0 but 2 is not equal to 0. So सेकंड का आंसर हमको मिल गया. जब हमको दिखाना है कि होल्ड नहीं करता तो हमको एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, और हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दे दिया, तो सेकंड के लिए एग्जाम्पल हो गया. और कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? बताइए तो. Z6 में भी मिल सकता है ऐसा एग्जाम्पल? नो सर. अच्छा, Z8 में मिल सकता है ऐसा एग्जाम्पल? वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए सर. 8 किसी का स्क्वायर नहीं है. अच्छा, 2 into 4, अच्छा स्क्वायर चाहिए. यस यस यस, बट ये भी है. हाँ बोलो. Z9 में हो सकता है सर. Z9 में मिल सकता है, ठीक कह रहे हैं आप. यस सर. Z9 में Z9 हो सकता है. 9 स्क्वायर है 3 का. हाँ. अच्छा, Z6 में क्या मिल सकता है? जैसे मान लीजिए Z6 के अंदर 2 into 3 हम कर दें, कितना आएगा? 0 बार सर. 6 बार, इट इज 0 बार. और कोई कॉम्बिनेशन 0 आ सकता है Z6 में? 4 into 3.
4 into 3 भी 0 आ जाएगा. Yes, you're right. So 4 bar into 3 bar. You're right. तो यहां से कुछ पता लग रहा है आपको? देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए कुछ आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पे? राइट कैंसिलेशन लॉस है। ये देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है. 3 और 3 को कैंसिल करेंगे तो 2 और 4 बराबर नहीं आएगा. दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 2 बार इज इक्वल टू 4 बार, है ना? और क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव है इसलिए इसको पलट के भी लिख सकते हैं. 3 बार इंटू 2 बार इज इक्वल टू 3 बार इंटू 4 बार. तो लेफ्ट कैंसिलेशन भी हो गया. डज नॉट इम्प्लाई, लेफ्ट कैंसिलेशन भी होल्ड नहीं कर रहा. डज नॉट इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू 4 बार. तो इन रिंग्स में ये आपको एग्जांपल मिल रहे हैं, ये दोनों होल्ड नहीं करता. अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए हम आपसे इसमें पूछें M2 क्रॉस 2 ओवर Z, इस रिंग में भी ऐसा होता है क्या? क्या किसी रिंग, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 हो सकता है, मैट्रिक्स नॉन जीरो? क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं कि उसका स्क्वायर 0 आ जाए? और क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि A इंटू बी करें आप अगर, और वो A इंटू सी के बराबर हो, लेकिन ये इंप्लाई ना करे कि A और C, B और C बराबर हो? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं मैट्रिक्स में? और इसके लिए एग्जाम्पल B इंटू ए इज इक्वल टू C इंटू ए डज नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C. और ऐसे एग्जाम्पल जहां पे A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई A इज इक्वल टू 0. सो ये सब ना होल्ड होता मैट्रिक्स के अंदर. कैन यू कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल्स? जल्दी से सोच के बताइए, बहुत मुश्किल नहीं है. हम 2 क्रॉस 2 पे ही पूछ रहे हैं. आप कोई ऐसी मैट्रिक्स जानते हैं जिसका स्क्वायर करने पे 0 आ जाए बट मैट्रिक्स नॉन जीरो? सर कोई भी अच्छा, आप लोग मैट्रिक्स सोच, लेकर और उसका निगेटिव एंट्रीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. निगेटिव एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 1 1 1, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सारी एंट्री निगेटिव कर दें? आप यही कह रहे हैं ना, सारी एंट्री निगेटिव करने को? यस. इसको सर ऐड करेंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आएगा. यस प्लीज. 0 1 और 0 0 सर. 0 1 0 0. यस यू राइट. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 मैट्रिक्स आएगा सर. 0 मैट्रिक्स आएगा. यू राइट. सो दिस इज एग्जांपल. A स्क्वायर इज 0 बट A इज नॉट 0. और ऊपर वाले का एग्जांपल दीजिए. A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C डज नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C. अच्छा आप सोचिए, हम लोग आगे चलते हैं और सोचते रहिएगा साथ में, और हमें बताइएगा जब आपको एग्जांपल मिलेगा, आप लोग को हमें बताइएगा. लेकिन एक बात तय है कि रिंग के अंदर ऐसा हो सकता है कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि लेफ्ट कैंसिलेशन या राइट कैंसिलेशन ना होल्ड करे. ये भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट का स्क्वायर 0 आ जाए और एलिमेंट 0 ना हो. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. दिस इज आल्सो फ्रॉम द बुक ऑफ गैलियन.
show that a ring is commutative if it has the property that AB is equal to CA implies B is equal to C, where A is not equal to 0. इस प्रॉपर्टी को समझिए। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब भी A नॉन जीरो होगा और AB इज इक्वल टू CA होगा तो B और C भी बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा किसी रिंग के अंदर तो वो रिंग कॉम्पिटिटिव होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, किसी रिंग के अंदर ऐसा होगा इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक एलिमेंट A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, सच दैट कि उसके लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा होल्ड करेगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसका मतलब हर ABC के लिए अगर ये लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करेगा तो राइट हैंड साइड भी होल्ड करेगा। यानी जब भी AB इज इक्वल टू CA होगा फॉर एनी ABC, देन B इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। आपने इस प्रॉब्लम को किया है आप में से किसी ने? अगर किया है तो सोल्यूशन बताइए। सर AB माइनस सी ए इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हो जाए तो आप बताइए हमको, आपने किया है। यस सर, यस सर, AB माइनस सी ए इक्वल टू 0, फिर A कॉमन लेकर B माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, एक कॉमन लेने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। जो रिंग की प्रॉपर्टी है उसी हिसाब से चलना होगा ना। R प्लस डॉट की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि A डॉट B माइनस सी इज इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C। तो यहाँ पे A जो है दोनों A लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट से करेंगे तो दोनों A राइट हैंड साइड पे होगा। लेकिन यहाँ पर Yes, sir. एक A लेफ्ट हैंड साइड में है और एक A राइट हैंड साइड में है, तो आप कॉमन नहीं ले सकते। समझ रहे हैं ना? यस सर। क्योंकि ये भी नहीं दिया है कि रिंग कॉम्पिटिटिव है। रिंग कॉम्पिटिटिव है ये हमको दिखाना है। अगर रिंग कॉम्पिटिटिव होती तो CA को हम लोग AC लिख लेते और कॉमन ले लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। और कोई तरीका बताओ। और किसी ने किया है बताइए। अगर आपने इस तरीके से किया है तो ये गलत है। दूसरा तरीका बताइए। दिस इज रॉन्ग वे। देखिए, मैथ्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी प्रॉब्लम करना। इसलिए आप लोग प्रॉब्लम जरूर करिए। जितना ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे थ्योरी आपको समझ में आएगा, क्या चीज है, क्यों है, ये चीज होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, क्या एग्जाम्पल है, क्या काउंटर एग्जाम्पल है, ये सब सिर्फ प्रॉब्लम करने से समझ में आता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू a lot of problems. So any suggestion for this problem? ए के इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई। देखो, ये एक दूसरा गलत कंसेप्ट है। किसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये बात नोन नहीं है। तो ए जो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं है, क्योंकि रिंग के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता। जैसे सपोज करो हमने रिंग ले लिया 2x2 मैट्रिसेस का, ओवर आर ले लिया या ओवर जेडी ले लो, 2x2 मैट्रिसेस ले लिया, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है इस मैट्रिक्स का कोई इनवर्स होगा? नो सर। तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो इनवर्स
होगा या नहीं होगा पता नहीं है, इसलिए हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स कब मिलेगा? जब हमारे पास डिवीजन रिंग होगा। तो डिवीजन रिंग में ये काम हम कर सकते हैं, फील्ड के ऊपर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड भी में भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है। बट इन जनरल किसी भी रिंग में हर एलिमेंट के इनवर्स की बात हम नहीं कर सकते। और तरीके बताओ, एनीथिंग एल्स? अच्छा, हमने आपको सारे क्वेश्चन पहले भेज दिए थे, आप लोग कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व किया करें, ताकि जब हम लोग डिस्कस करें तो उसका सोल्यूशन आप हमें बताएं। तो आप देखेंगे कि कई तरीके के सोल्यूशन निकल के आएंगे, और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी यहाँ पे दूर हो जाए। ठीक है, चलिए हम इसका एक आसान सा सोल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं, टेक a to be non-zero and b is some element in R. ठीक है, R is a ring where R is a commutative ring. Sorry, R is a ring where R is a ring. Where R is a ring. R कोई भी रिंग है, ठीक है। अब देखो, रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है? एसोसिएटिविटी होती है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो a डॉट b डॉट a ऐसे लिखें, या a डॉट b डॉट a लिखें, एक ही बात है। एग्री कर रहे हैं इस बात से कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा कि a को नॉन जीरो होना चाहिए ऊपर, तो ये जो a हमने लिया है वो नॉन जीरो लिया है, और एक एलिमेंट b और इस साइड b c होना चाहिए। ठीक है, तो इतने पूरे को हम एक b मान लें, b की तरह मान लें, और इतना पूरा जो है कुछ और एलिमेंट है तो उसको c की तरह मान लें, और a से इधर मल्टीप्लाई किया और a से इधर मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों बराबर आ रहा है। यानी ये जो इफ स्टेटमेंट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये कहा गया है कि इस रिंग में जब भी ये लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो राइट हैंड साइड अपने आप सेटिस्फाई होगा। सो इट सिंपली मींस दैट इट इंप्लाइज दैट b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b। डू यू एग्री? यस और नो? पर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सर एक बार फिर से। ये जो 1 नंबर लिखा है इक्वेशन, ये तो ठीक है। यस सर, उसके बाद जो बोले ना कि इसको कोई भी एक बी मान ले इसको। हाँ, अब देखो क्या प्रॉपर्टी दी है। वो प्रॉपर्टी ये दिया है कि a इंटू बी अगर c इंटू a के बराबर आएगा, जहां a b c रिंग के कोई एलिमेंट्स हैं और a नॉन जीरो है, तो b और c बराबर आएगा। यहाँ पे भी देखो a टाइम्स समथिंग है और वो इक्वल आ रहा है समथिंग टाइम्स a के, तो इसका मतलब वो जो चीजों से मल्टीप्लाई किया गया वो आपस में बराबर होगी, यानी a डॉट b और b डॉट a बराबर आएगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि रिंग क्या है? बिलियन। यस सर। ये कॉम्यूटेटिव है, हेंस आर इज कॉम्यूटेटिव। एक चीज और ध्यान देना, हम लोग रिंग में किसी भी a और b का प्रोडक्ट जो है बराबर होता है b डॉट a के प्रोडक्ट के, लेकिन यहाँ पे हमने a को नॉन जीरो लिया है, और नॉन जीरो के लिए ये सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल दिए कि कॉम्यूटेटिव है। क्योंकि अगर a जीरो होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, a से किसी में भी मल्टीप्लाई करते अब तो जीरो आता, तो जीरो के लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए नॉन जीरो के लिए ही चेक हो गया, तो मतलब सबके लिए हो गया ये, इसलिए हमने कह दिया कि आर इज कॉम्पिटिटिव। ठीक, तो ये चेक करने की हमको अलग से आवश्यकता नहीं। इज इट ओके? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट? देन प्लीज टेल मी।
Now there is another problem, again from the book of Galilean. Show that a ring that is cyclic under addition is commutative. Solution. साइक्लिक समझ में आ रहा है आपको? साइक्लिक अंडर एडिशन, साइक्लिक मतलब साइक्लिक ग्रुप, एडिशन के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप अगर रिंग है, हाँ वो पूछ रहे थे साइक्लिंग रिंग मतलब साइक्लिक रिंग नहीं ना सर, साइक्लिक ग्रुप है ना उसके अंदर। हाँ साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक अंडर एडिशन का मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप बन रहा है वो एक साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि लेट R be a ring such that R plus is a cyclic group, so it will be generated by single element. साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एक एलिमेंट से जनरेटेड होता है। रिकॉल करिए, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन याद है आपको? यस सर। यस सर। साइक्लिक ग्रुप होता है सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड, ठीक है। और उसके सारे एलिमेंट कैसे दिखते हैं? इसी एलिमेंट की पावर होते हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। सो लेट मी रिकॉल इट हियर, लेट GO be a cyclic group. तो कैसा G दिखेगा? G दिखेगा आपको a to the power n टाइप के एलिमेंट such that n belongs to Z, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन। इफ ऑर्डर ऑफ G इज m, अगर G का ऑर्डर m है तो G कैसा होगा? G के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक्चुअल में a की पावर होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन a टू द पावर 0, a टू द पावर 1 से लेकर a टू द पावर m-1 तक के एलिमेंट होंगे। और अगर इनफाइनाइट होगा तो ऊपर वाले जो एलिमेंट हमने लिखे हैं वही एलिमेंट आएंगे। अगर फाइनाइट होगा तो ये कंडीशन रिड्यूस होके इतने ही एलिमेंट बचेंगे उसके अंदर, a टू द पावर 0, a टू द पावर 1 से लेकर a टू द पावर m-1, वेयर a इज द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो इस तरह का होता है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा साइक्लिक ग्रुप एक बार फिर से, जिनको क्लियर नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये एडिटिव ग्रुप साइक्लिक हुआ, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो साइक्लिक हुआ, तो रिंग पूरी कॉम्यूटेटिव होगी, यानी मल्टीप्लिकेशन अपने आप कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए हमने दो एलिमेंट ले लिया रिंग में, टेक B एंड C इन R। ये दो एलिमेंट हमने रिंग में लिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट, क्योंकि B रिंग के अंदर है इसलिए B कैसा दिखेगा? B कैसा दिखेगा? B इन्हीं में से कोई होगा ना, कोई पावर होगा एक ही। सो B को लिख सकते हैं सम पावर ऑफ A टू द पावर, पावर ऑफ A का मतलब क्या है? पावर जो है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होती है ना, और ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। तो B कैसे लिखा जाएगा? B को A प्लस A प्लस A प्लस A लिखेंगे, मान लीजिए कि n टाइम्स। और इसी तरह से C को क्या करेंगे? C भी लिखाएगा A प्लस A प्लस A, इसको मान लीजिए हम m टाइम्स लिख रहे हैं, है ना, फॉर सम m n in Z। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लेट मी राइट इट। देखो पावर जब हम लोग करते हैं तो वो निगेटिव पावर भी आती है और पॉजिटिव पावर भी आती है। तो यहाँ पर
इसलिए हमने mn को z लिया है। लेकिन ये जो लिखा है हमने, ये तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है। ये अगर n पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तब तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हमको थोड़ा सा लिखने में निगेटिव m और n के लिए लिखने के लिए तरीका अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे हमने Z प्लस लिया, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। इस साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर है, वो जनरेटर क्या है, 1 है। इस साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट अगर हम -2 लेंगे, तो 1 को हम जोड़ेंगे कितनी बार भी, तो -2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो कुछ एलिमेंट को अगर -2 को लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको -1 को ऐड करना पड़ेगा। -1 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये -1 की पावर है, 1 की पावर नहीं होके -1 की पावर है। तो साइक्लिक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट क्या होता है, या तो उस जनरेटर की पावर होगा या उस जनरेटर के इनवर्स की पावर होगा। सो अगर तो बी के लिए भी एक्चुअल में 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है ये कि अगर n नेगेटिव हुआ, n अगर नेगेटिव नंबर लेंगे, यानी b या तो -n टाइम्स a हो सकता है, और b क्या हो सकता है, na हो सकता है, वेयर n इज इन n, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो -n इंटू a का मतलब हुआ कि -1 को हम लोग ऐड करेंगे, -a को ऐड करेंगे मॉड n टाइम्स। तो b या तो ऐसा दिखेगा या तो b ऐसा दिखेगा जो हमने अभी ऊपर लिखा है, अगर n पॉजिटिव है तो। और इसी तरह से c क्या होगा, c भी इसी तरह से दिखेगा, या तो -a होगा m टाइम्स, या तो फिर ऊपर जैसे लिखा है पॉजिटिव के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम z हटा के यहाँ पे n कर दे, तब एक्सप्रेशन एकदम क्लियर, ठीक है। तो एक के लिए हम प्रूफ कर देते हैं और दूसरे के लिए आप अपने से देखिएगा, यानी पॉजिटिव के लिए हम कर दें तो नेगेटिव के लिए आप अपने से देखिएगा, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। हमको देखना क्या है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि b इंटू सी क्या बराबर आता है c इंटू बी के, बस इतना ही चेक करना है। अगर आ जाता है तो ठीक है। सो व्हाट इज b इंटू सी, b इंटू सी इज a प्लस a कितनी बार, n टाइम्स, n को हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया a प्लस a m टाइम्स, ठीक है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है ये, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो a स्क्वायर, और फिर उसके बाद फिर दूसरे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब a स्क्वायर, कितनी बार ऐसा होगा, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितनी बार होगा ये, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स दिस a स्क्वायर विल कम, बताइए तो जल्दी से। mn टाइम्स, mn times. mn टाइम्स है, mn टाइम्स, mn टाइम्स है। और अगर इसको हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले m लेंगे और फिर बाद में n लेंगे, तो क्या होगा, तभी तो यही आएगा, कितनी बार आएगा, mn टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, cb बराबर bc हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, क्योंकि अभी हम लोग ने इससे पहले रिंग की प्रॉपर्टी की है, तो -a इंटू -a कितना होगा, a स्क्वायर होगा। तो ऊपर जितने भी a हैं उनकी जगह अगर हम -a रखेंगे तो भी सेम चीज आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अगर एक की जगह -a और एक की जगह +a हो गया, तब सब -a स्क्वायर आएगा। तो अगर आप मतलब नेगेटिव पावर वाले केस को भी करेंगे, तो या तो -a स्क्वायर आएगा, या तो a स्क्वायर आएगा सब। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो a स्क्वायर का सम रह जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो -a स्क्वायर इस तरह से
आएगा, लेकिन दोनों बराबर आएगा. यू कैन चेक इट. सो दिस प्रूव्स द थिंग दैट इफ additive group is cyclic, then the ring is commutative. If you want to ask anything, then you may ask. Otherwise, we will proceed. एक प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ देते हैं. चलिए, इसको आप लोग सोचिएगा. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ a non-commutative ring that has exactly 16 elements. ठीक है, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप हमको अगले टर्म पर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम का सलूशन बताइएगा. ठीक है, तो उस समय इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. चलिए, एक और प्रॉब्लम. लेट A belongs to R. Let S is those x in R such that AX is equal to 0. Show that S is a subring of R. S is a subring of R. देखो, सबरिंग टेस्ट करने के लिए तीन प्रॉपर्टी हम लोग को टेस्ट करनी थी. सबसे पहला चीज था S नॉन एम्प्टी होगा. दूसरा चीज ये था कि अगर A भी S में है तो A माइनस B शुड बी इन S. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इफ A B बिलोंग्स टू S देन A इंटू B क्या होना चाहिए, S में आना चाहिए. ये तीन चीज हमको चेक करने का था. एग्री कर रहे हो? तो क्या ये सेट नॉन एम्प्टी होगा? इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे, उस रिंग के वो एलिमेंट आएंगे जिनको लेफ्ट साइड राइट साइड से A पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाए. तो ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको A पे मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा हो? हमको देखना है कि ये सेट नॉन एम्प्टी है या नहीं. क्या रिंग का कोई ऐसा एलिमेंट आप जानते हैं जिसको A में मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए? जीरो सर. जीरो, यस. सिंस A डॉट जीरो, सो जीरो बिलोंग्स टू S. तो S इज नॉन एम्प्टी. जीरो S में चला गया मतलब S नॉन एम्प्टी है. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब मान लीजिए कि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, A भी S में ले लेते हैं. तो A भी S में कब होगा? जब वो A और B क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सॉरी, A तो हमको फिक्स रखना है, हम दो एलिमेंट दूसरे लेते हैं. हम एक्स वाई दो एलिमेंट ले लिए S में. तो एक्स वाई S में कब जाएगा बताओ तो? X S में कब होगा? जब A के साथ ऑपरेट करेंगे X और Y को तो जीरो देगा. यस. अगर एक्स वाई हम कह रहे हैं S में है तो यानी A डॉट एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होगा. एंड A डॉट वाई भी जीरो आएगा. तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं. इसका मतलब A डॉट एक्स प्लस A डॉट वाई क्या हो गया, जीरो हो गया. हमको तो लेकिन A माइनस B चाहिए, इन दोनों को घटा देते हैं. तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं. चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं. तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया और फिर से जीरो माइनस जीरो हो गया और ये जीरो हो गया. ठीक. आप पूछ सकते हैं कि रिंग की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है. अगर हम पूछें आपसे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो देखिए जीरो प्लस माइनस जीरो. ठीक है,
अब आप पूछेंगे -0 क्या होता है? -0 मतलब जीरो का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जिसको उस एलिमेंट पर जोड़ने पर जीरो आ जाए। तो आप जानते हैं कि जीरो को जीरो पे जोड़ने पर जीरो आता है, तो -0 का मतलब जीरो ही हुआ। तो जीरो प्लस -0 का मतलब है 0 + 0, और 0 + 0 का मतलब जीरो, क्योंकि जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जीरो को किसी दूसरे एलिमेंट में जोड़ेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा, तो जीरो को जीरो में जोड़ रहे हैं तो जीरो ही रह जाएगा। सो 0 - 0 का मतलब जीरो। ओके, नाउ रिंग में जब हमने प्रॉपर्टी किया था तो हमने देखा था कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई को a के साथ डॉट लेने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई बिलोंग्स टू s। सो ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, डिससेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड। नाउ द थिंग इज थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो चलिए देखते हैं, फिर से ले लेते हैं, टेक एक्स वाई इन एस। सो हम यही लिख देते हैं, फॉर एवर एक्स वाई इन एस। अब प्रोडक्ट लेके देखते हैं। हमको चेक करना है कि एक्स डॉट वाई एस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ए के साथ डॉट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? एसोसिएटिविटी होता है। एक्स डॉट वाई को हमने ए के साथ डॉट लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट एक्स डॉट वाई। ए डॉट एक्स क्या है? 0 डॉट वाई हो गया, और 0 डॉट वाई कितना है? 0। सो दिस इज 0। सो दिस सिंपली मीन्स दैट एक्स डॉट वाई बिलोंग्स टू एस। सो हेंस एस इज अ सबरिंग एंड डिस्प्ले। समझ में आ रहा है? हम आपको एग्जाम्पल इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप और क्वेश्चन करें। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हम आपके लिए दे दे रहे हैं, इसको आप लोग अपने से करिएगा। प्रॉब्लम, let R be a ring, the center of R is the set X in R such that AX is equal to XA for all A in R। जैसे कि ग्रुप में सेंटर होता है, सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग का सेंटर ही है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रिंग। प्रूव दैट the center of a ring is a subring। तो आपको दिखाना है कि ये जो सेट बनाया हमने ये एक सबरिंग है। ठीक है, इस सेट को आप कुछ नाम दे सकते हैं, जेड आर कह सकते हैं सेट को, या कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जेड आर लिख दे रहे हैं, सेंटर ऑफ आर। और आपको ये दिखाना है कि ये सेट एक सबरिंग है। सो आई एम लीविंग this for you and please try to solve it. Now come to next problem. Let R be a commutative ring with identity and let UR denote the set of units of R. Prove that UR is a group under multiplication of R। ठीक है, सोल्यूशन। आर क्या है? आर हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है। और यू आर क्या है? यू आर का मतलब है
those A in R such that A is a unit in R. A is a unit in R का क्या मतलब है? Those A in R such that A into B is equal to B into A is equal to 1 for some B in R. इसका मतलब वो एलिमेंट जिनका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे B क्या है? A का इनवर्स हो गया. तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो आप लोग इसको चेक करेंगे. शुड वी लीव इट एज एक्सरसाइज? आप लोग इसको अपने से चेक करिए, अगर नहीं होगा तो फिर हमसे नेक्स्ट टाइम पे पूछिए. इज इट ओके? ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर. इसको ट्राई करिए. देखिए, जितना आप ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उतनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, है ना? उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतना ज्यादा आपको, उतना कम प्रिपरेशन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा. क्योंकि आप अगर एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको सारी चीजें अपने से करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी. आप अपने से कर सकते हैं. ठीक ना? चलिए, सो एक और प्रॉब्लम करते हैं. हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग जेडन देखते हैं, जेडन ये एक रिंग होता है और यू जेडन हम लोग ने निकाल के देखा था. रिंग ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? दोज ए इन ग्रुप ऑफ यूनिट्स है ये. रिंग ऑफ यूनिट्स नहीं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स. तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? दोज ए बार इन Zn such that the GCD of A and N is 1. A और N का GCD 1 है. तो इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है. इसी तरह से अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग आपको ग्रुप ऑफ यूनिट्स मिलेगा. सो द प्रॉब्लम इज डिटरमाइन ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ द रिंग ऑफ Gaussian integers. रिंग ऑफ Gaussian इंटीजर का ग्रुप ऑफ यूनिट निकालना. ठीक है, सो लेट अस ट्राई इट. बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है ये क्वेश्चन, बट लेट अस ट्राई इट. तो वो कौन से एलिमेंट होंगे जिसका इनवर्स मिलेगा? Zi के अंदर वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इनवर्स मिलेगा? ठीक है, तो Zi कैसा दिखता है आपको याद है? और दिस रिंग Zi will look like, this ring Zi will look like A plus IB टाइप के एलिमेंट such that AB belongs to Z. इस टाइप की रिंग दिखेगी. ठीक है, सो मान लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट का इनवर्स है और इसमें यूनिट क्या है, यूनिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज 1 इज इक्वल टू, जिसको हम 1 प्लस I0 लिख सकते हैं. ठीक है, ये 1 इंटीजर वाला 1 जिसको 1 प्लस I0 लिख सकते हैं, तो वो Zi का एलिमेंट हो गया. ये आइडेंटिटी का काम करेगा. इसको किसी भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है. क्यों ऐसा हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आइडेंटिटी है ये, और ये Zi के अंदर है, तो यही आइडेंटिटी का काम कर रहा है. ठीक है, चलिए अब ग्रुप ऑफ यूनिट्स निकालते हैं. सपोज A प्लस IB इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल का मतलब यूनिट है, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो देयर एग्जिस्ट C प्लस ID इन Z सच दैट, यूनिट होने का क्या मतलब है? इसको इसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए C प्लस ID इसका इनवर्स है, तो 1 आ जाना चाहिए. एग्रीड और नॉट? हमको क्या निकालना है? A और B की वैल्यू निकालनी है. वो कौन से A और B होंगे जिनके लिए C प्लस ID एग्जिस्ट करे? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बोलिए तो.
प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो हमको बताइए आगे कैसे प्रोसीड करें। क्या इस इक्वेशन से सॉल्व करके ए और बी की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? और ध्यान रखिएगा ए और बी इंटीजर्स हैं, सी और डी भी इंटीजर्स हैं। नो हिंट। पहला तो आइडेंटिटी है, वो भी रख सकते हैं, ए के जगह 1 और बी के जगह 0। अच्छा, आप गेस कर रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा? यस यू आर राइट। ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0, यानी 1 के लिए सेटिस्फाइड होगा। और कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा? क्या और कोई ऐसी वैल्यू लग रही है जिसके लिए सेटिस्फाइड हो? क्या -1 के लिए नहीं सेटिस्फाइड होगी ये कंडीशन? ए की जगह -1 ले लें, बी की जगह 0 ले लें, सी की जगह -1 ले लें और डी की जगह 0 ले लें, तो सेटिस्फाइड होगी? यस सर। और कोई वैल्यू? नहीं सर, यही दो वैल्यू। यही दो आएगी। तो लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करके निकाल लें, ये दो तो हमने गेस करके निकाल लिया, हम किसी तरह से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें तो हमको सारी वैल्यूज जो आ सकती हैं वो पता लग जाएंगी। और अगर नहीं आ सकती तो सोल्यूशन में बस ये 1 और -1 आना चाहिए, है ना? सो लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1। एक काम हम कर सकते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले लें। सो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई बी बार c प्लस आई डी बार इज इक्वल टू 1 बार 1 बार 1 आएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख रहे हैं, बार का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझ रहे हैं ना? जैसे 2 प्लस 3i, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हुआ? 2 - 3i। 2 - 3i, यस यू राइट। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बार लेने पर, दोनों साइड बार लगाने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर बराबर है तो उनके बार भी इक्वल आएंगे। तो हमने बार लगा दिया, यानी हमको क्या मिल गया? a माइनस आई बी c माइनस आई डी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट मी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, एग्रीड और नॉट? एंड c स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर is equal to 1. Do you agree at this point? And this can be written as a square plus b square and c square plus d square is equal to 1. Agree कर रहे हो? Do you all agree at this point or not? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में कुछ बोल सकते हैं? What are the possible values for a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? देखो a और b इंटीजर है और a ग्रेटर देन 0 होगा और कुछ वैल्यूज, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। वन के इक्वल 1 केवल 1 और -1 सर। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या -1 हो सकता है? नो, 1 0 क्योंकि दो स्क्वायर का सम है और इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी।
प्रोडक्ट 1 आ रहा है ना, चलिए। तो 0 तो आ नहीं सकती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए अगर 1 होगा तो बी 0 होगा सर, अगर ए -1 होगा तो बी 0 होगा, और सेम कंडीशन उल्टा भी वैसे ही होगा सर, अगर बी 1 होगा तो हाँ ए 0 होगा सर। हाँ ठीक है, तो हम ये पहले तो ये कंक्लूड कर लें कि दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज a is equal to 1, b is equal to 0, a is equal to plus minus 1 रख लें हम, plus minus 1 and b is equal to 0, और a is equal to 0, b is equal to plus minus 1। तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई a plus ib की? This implies a plus ib has possibilities 1, -1, I minus I। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या माना था, ए इन्वर्टिबल है, और अगर a प्लस आई बी इन्वर्टिबल है, और अगर a प्लस आई बी इन्वर्टिबल या यूनिट एलिमेंट है, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 -1 हो सकता है, -1 हो सकता है, i हो सकता है, या -i हो सकता है। सो यू मे से दैट द रिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ Zi इज इक्वल टू 1 -1 i -i। ठीक है, डू यू एग्री और नॉट? यस प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई कंफ्यूजन है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। I hope it is okay. Is it okay? यस सर।